सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें का पठन करेंगे। इसकी जो लेखिका हैं वो मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है। इसके बेटा आपके जैसे मैंने आपको बताए थे, इसके 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, उन दोनों के आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक है। मेरे संग की औरतें, जैसे इसके पाठ का नाम है मेरे संग में साथ की औरतें। लेखिका मृदुला गर्ग जी क्या कहती हैं कि मेरे साथ जितनी भी औरतें रही हैं, चाहे वो नानी के रूप में हैं, दादी के रूप में हैं, माँ के रूप में हैं, बहन के रूप में हैं, उन सब का इस पाठ में वर्णन हुआ है और उनका रोल लेखिका के जीवन में क्या रहा। ठीक है छात्रों, अब हम जो पाठ पढ़ेंगे इसमें यही बताया गया है। इसकी शुरुआत नानी से होती है। सबसे पहले लेखिका अपनी नानी जी के बारे में कहती हैं कि मेरी नानी जी कैसी थी। ठीक है छात्रों, ध्यानपूर्वक पाठ को सुनने से पहले आपको अपनी कृतिका की बुक और पेंसिल साथ में रखनी है और जहाँ भी आपको लगता है कठिन शब्द आए हैं, बीच बीच में कठिन शब्द आएंगे जिसको मैं रेखांकित करवा कर आपको उनके अर्थ बताऊंगी। ठीक है बेटा, उनको लिख लेना। देखिए, मेरे संग की औरतें, इसकी जो लेखिका है उसका नाम याद रखना है। ये कौन है? मृदुला गर्ग जी। ठीक है बच्चे, देखिए, मेरी एक नानी थी। अब पाठ हम पढ़ते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब लेखिका की मम्मी की शादी होती है, शादी से पहले ही उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। लेखिका जो है मृदुला गर्ग जी, उनकी कितनी बहनें हैं? 3। इसको रेखांकित करना है। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म जो वो कहना चाहती थी वो समझ आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी कैसी थी। देखिए छात्रों, पारंपरिक अनपढ़ थी, पर्दा नशी थी। पर्दा नशी मीन्स पर्दा करने वाली स्त्री थी। औरत मीन्स स्त्री थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। उन्होंने बताया है कि जिससे उनकी शादी हुई थी, उनके जो पति थे वो उनको छोड़कर कहाँ चले गए थे? विलायत मीन्स दूसरे देश में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर उन्होंने कहाँ से डिग्री हासिल की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। इसको रेखांकित कर लीजिए छात्रों। डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, क्योंकि जब वो विलायत में रहे, दूसरे देश में रहे, तो वहीं की जो रीति रिवाज थे उनको ही वे अपनाने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपना रहन सहन चेंज कर लिया, लेकिन जो मेरी नानी थी उन्होंने अपना रहन सहन जिस प्रकार वो रहती थी वैसा ही रखा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा या आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। उन्होंने कभी अपने पति को नहीं बताया। ये देखिए, उनके पति विलायत में डिग्री लेकर आए हैं। अब देखिए, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, जो उनकी माँ है लेखिका की, वो क्या है? इकलौती बेटी। वो एक ही बेटी हैं। मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर होना छात्रों क्या होता है? बहुत बोलने वाली। ठीक है। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी, जो उनके दोस्त हैं स्वतंत्रता सेनानी मीन्स स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जो सेना में
रहे हैं, प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से, पराये मीन्स दूसरी, अपने पति के अलावा जो दूसरा आदमी होता है उसको पराया मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। कि जब उन्होंने बोला कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे ये तो अपने पति से ही इतने बात नहीं करती तो ये दूसरे आदमी से क्या बात करेगी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को ले आई और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। ठीक है छात्रों, अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज क्या होता है? हैरान करने वाला। क्या कहा नानी ने? सुनिए। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। देखो, उन्होंने जब बुलाया उनके दोस्त को और उनसे क्या कहा, मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फरमानदार मीन्स आज्ञाकारी से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। क्योंकि उनकी नानी की क्या इच्छा थी कि मेरी जो बेटी है उसकी शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। क्योंकि जो आज़ाद ख्याल का रहता है वो उसको ही आज़ादी चाहिए होती है। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही हैं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में, इसको छात्रों रेखांकित करना है। देखिए कैसे। पारंपरिक, जिस तरह उनके घर में चल रहा था उसी परंपरा को लेकर वो आगे चल रही थी। घरेलू, घर के काम में। उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में, आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आबादी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है छात्रों, अब आगे देखिए। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। अब वो अपनी माँ के बारे में क्या बताती है। अब उनकी माँ का जिक्र है कि जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढीला एक नहीं था। पुश्तैनी मीन्स जो बाबा या दादा का था, एक भी पैसा उनके पास नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे विचार रखने पर मजबूर थी। गांधी जी के क्या विचार थे बच्चों? कि सादा जीवन, उच्च विचार, की सादगी से अपना जीवन व्यतीत करो और अपने विचारों को ऊंचा रखिए। वो उनकी माँ थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। उनकी कमर को झटका लग जाता था। वो खादी की साड़ी पहनती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी, प्रैक्टिस करती थी कि मैं कैसे इस साड़ी को पहनूंगी। ठीक है, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि लोगों के सामने मुझे ये साड़ी अगर पहनी नहीं आई तो मुझे शर्म आएगी, लोग मुझे ताने देंगे कि देखिए इसको साड़ी भी पहनी नहीं आती। तो वो रात भर क्या करती थी? जागती थी और साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छींके पर टांग दी। देखिए, इसको रेखांकित कीजिए। तो वो उनकी दादी उनकी माँ के बारे में क्या कहती है कि धोई इतनी है, नाजुक है कि उसको बस धो दो, पोंछ दो और सुखा दो। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतरने की पेशकश नहीं की। जैसे किसी चीज़ को लटका दिया जाता है उसको छींका बोलते हैं। ठीक है, ये उनके पेरेंट्स हैं। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह
उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे और रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। सिर्फ वो जात से हिंदुस्तानी थे, बाकी वो अंग्रेजों जैसा ही रंग ढंग था, पढ़ाई लिखाई भी अंग्रेजों जैसी ही थी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वालों की अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, जैसे गांधी, नेहरू हों। जैसे आप सब जानते हो, स्वतंत्रता की लड़ाई में किस किस ने साथ दिया, गांधी जी ने, नेहरू जी ने। यही इसमें बताया गया हूँ या मेरे पिताजी के घर वाले भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहिबी ससुर का ही था। एक आन शान बान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप दी, उनको उनके हवाले उनकी कर दिया और उनकी शादी कर दी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, नानी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? और नाना की रजामंदी। नानी क्या चाहती थी कि स्वतंत्रता सेनानी से उनकी लड़की की शादी हो, और नाना ने उसमें रजामंदी कर ली कि वो भी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे। वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्मी को उद्गाड़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी, उसमें खूबसूरती। माँ कैसी थी? खूबसूरती थी, नजाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदार थी, और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उसने ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी, सिर्फ जुबान से मांगी जाती थी, और पत्थर की लकीर की तरह वो निभाई भी जाती थी। देखिए छात्रों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। अब वो लेखिका ने नानी के बारे में कहा, माँ के बारे में कहा। अब वो, जैसे कि पाठ के नाम से विदित है, मेरे संग की औरतें, मेरा जिस जिस से साथ रहा, जिन औरतों से साथ रहा, उनके बारे में बताती हैं। सबसे पहले नानी के बारे में बताया, माँ के बारे में बताया। अब वो अपनी दादी के बारे में क्या बताती हैं, सुनिए। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते हैं। मुस्तैद मीन्स उसमें बिजी रहते हैं। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिता जी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। कहते हैं ना कि आज़ादी किसी को दिखावे से नहीं आती, जब तक हम खुद उस जिंदगी को नहीं जीते तब तक आज़ादी नहीं आती। ये देखिए, अब आगे आ जाइए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। अब वो आगे क्या कहते हैं अपनी माँ के बारे में। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, लाड़ करना मीन्स प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। वो ज़्यादातर क्या करती थी, बीमार रहती थी, इसलिए उनमें कभी लाड़ प्यार नहीं जताया, खाना नहीं बनाया, अच्छी पत्नी या बहू होने की सीख नहीं दी। न घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का भी था, क्योंकि उनकी रुचि उस चीज़ में नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस काम में हमारी रुचि होती है हम उस काम को अच्छे से करते हैं, और जिसमें हमारी रुचि नहीं होती वो काम हम बेरुचि से करते, अरुचि से करते हैं, और वो अच्छा भी नहीं होता। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। देखिए जैसे ये ऊपर है, सारा दिन किताब में लगी रहना।
बाकी वक्त साहित्य चर्चा में, वो साहित्य जो लिटरेचर होती है उस पर चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। वो उनसे कुछ नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जैसी है ठीक है। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। देखिए कि क्यों वो उस पर इतनी श्रद्धा रखते थे। देखिए, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, सबसे पहला। दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। ठीक है। खानदानी रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए, लेखिका कहती है। नंबर एक, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। नंबर दो, अगर किसी की गोपनीय बात थी, ये दादी की बात थी ना बेटा, तो वो दूसरों पर जाहिर नहीं करती थी। कोई कॉन्फिडेंशियल बात है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ और आप आगे किसी को नहीं बताती हो, तो वो दो क्वालिटी थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। ठीक है, दोस्ती वे हमारी भी थी, दोस्त वो हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, कि जो माँ काम करती थी वो हमारे पिताजी कर देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। अगर किसी की कोई चिट्ठी आ जाती थी, जिसके नाम, मान लो मेरे नाम कोई चिट्ठी आती है, उसको मैं ही खोलूँगी। ये नहीं है कि मेरे घर में जो भी मेंबर है वो उसको खोल लेगा, नहीं। ऐसी उनमें क्वालिटी थी। देखिए, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। चाहे वो लेटर किसी का भी हो, कोई कुछ नहीं पूछता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, देखिए छोटा सा घर था और कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे। सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजता बनाए रखने की छूट थी। सब अपने तरीके से जीते थे। इसी निजता बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखन मीन्स लिखते रहते थे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब देखिए, अब किसके बारे में जिक्र है, उनकी परदादी, दादी की सास। देखिए, अब परदादी के बारे में जिक्र है तो वो किस प्रकार की थी, जिन्हें कतार के बाहर चलने का शौक था, कि जो परंपराएं थी उनसे अलग हटके चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल, फजल क्या होता है, अनुग्रह है, ठीक है, से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। देखिए, उन्होंने क्या सोचा हुआ था कि अगर उनके पास लीक से हटकर चलने वाली थी, वो जो परंपराएं बनाई गई थी उनसे कुछ अलग करने की उसमें जुनून थी, कि अगर मान लो वो 2 धोतियां पहनती थी और किसी कारणवश किसी ने उनको दे दी तो वो तीसरी को दान कर देती थी। जैन समाज में अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। अब वो बताती हैं कि जब मेरी माँ के पेट में बच्चा था तो तब क्या हुआ। देखिए, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। कि दादी ने क्या चाहा है कि मेरी जो बहू है उसको पहले बच्चे के रूप में लड़की होनी चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई
वजह न ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, कि ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों मांगा, हमारे यहाँ तो पुश्तों में लड़कियां हैं। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर, बदस्तूर क्या होता है छात्रों, नियम से, ठीक है, मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही कि मुझे लड़की चाहिए। पूरा नकुड़ गांव जानता था माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, कि लोग जानते थे कि बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान इसकी सुन लेंगे। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। ठीक है, मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। देखिए, लड़की की गैर वाजिद जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी गई। छात्रों, उनकी 5 बहनें हुई। देखिए, दादी ने एक मांगी थी, लेकिन उनकी कितनी हुई, 5। तो क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। ये देखिए, 5 बहनें। ठीक है छात्रों, आगे चले। हुआ यूं था, अब देखिए दादी और चोर की कहानी क्या है, ठीक है, वो भी अब आएगी, इसमें उभर कर आएगी कि किस प्रकार दादी उस चोर को भी अपनी ईमानदारी से, अपने भोलेपन से किस प्रकार वो उसको सच्चा इंसान बना देती है। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे, क्योंकि बारात दूसरे गांव जाती थी, तो सारे के सारे जो आदमी थे वो बारात में गए हुए थे। पहले छात्रों क्या होता था कि कोई भी औरतें या लड़की बारात में नहीं जाती थी। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह मीन्स रात में जागना। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर नहीं हुई। जो चोर था उसने खिड़की को या दरवाजे को तोड़ा और हवेली में घुस गया। किसी को खबर नहीं हुई, पर चोर था बदकिस्मत। बदकिस्मत मीन्स जिसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। देखिए छात्रों, कितने ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पार्ट में। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, क्योंकि उसने पहले तो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। लेकिन दादी ने क्या किया कि उस दिन जगराता था, औरतें गाना बजाना गा रही थी, तो दादी ने सोचा कि यहाँ पर तो आवाज़ आएगी। उन्होंने अपना कमरा बदल लिया। वो चोर कह रहा है कि मुझे क्या पता था कि दादी कमरा बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से भी खुल गई। दादी की नींद खुल जाती है। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। उस चोर से पूछने लगी कि कौन हो आप? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। माँ जी ने उसको क्या बोला कि पानी पिला दे। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। चोर ने सोचा कि मुझसे पानी मांग रही है। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। उनके जैसे सब क्या करते हैं कि अपने बिस्तर के पास ही बोतल या लोटा रख लेते हैं ताकि रात में उठना ना पड़े। ऐसे ही माँ जी ने लोटा रखा हुआ था और वो खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो कि पानी जब कुएं से भरेगा तो इसको छान लेना।
चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। वो चोर और माँ जी की बातें आपस में हो रही हैं। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। ठीक है, हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भर लेना। क्या पहले अपने हाथों को धोना और फिर पानी को छान कर भरना। आप चोर के हाथ का पी लोगी पानी। कहाँ न रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा, कि सारे तो अब बिजी हैं। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। चोर के कुछ समझ नहीं आई और वो माँ जी के लिए पानी लेने के लिए चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने उसको पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पी लिया और बाकी उस चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटो से हमने पानी पी लिया तो हम माँ और बेटा हो गए। क्योंकि पापा और मम्मी का अगर झूठा खाते हैं तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं वो, तो ऐसे ही उस दादी ने क्या कहा, अब तूने मेरा झूठा पानी पी लिया तो मेरा बेटा बन गया है। अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होता, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही। ठीक है छात्रों, ये आपने अब पाठ सुना। इसमें देखिए, सबसे पहले नानी का जिक्र हुआ, फिर माँ का हुआ, फिर परदादी का हुआ, फिर दादी का हुआ। छात्रों ठीक है, आपका आज हमने इस पाठ का पठन इतना ही किया। अगले कालांश में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जितना पाठ पढ़ा है बेटा उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप इस पाठ को अपने आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद छात्रों। आपका दिन स्वस्थ, आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।